वामाक्षी आज तक इस परिवार की सबसे भोली लड़की थी, पर हाथ में कटार लिए और उसे होबा देवी के गर्दन पर लगाए हुए वो सबसे भयानक लग रही थी। इधर होबा देवी अपनी जान बचाने की अनगिनत कोशिशें कर रही थी, पर उनकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई थी। अपनी दादी की बार बार परिवार की इज्जत की रट से वामाक्षी तंग आ चुकी थी। फुसफुसाते हुए अपनी दादी के कान में उसने कहा, आप बहुत इज्जत का रोना रोती हो ना, चलिए इसे इज्जत का ही खेल बनाते हैं। ये कहकर उसने कटार नीचे कर ली और जूनम को लेकर अंदर चली गई। वो जानती थी कि अब उसकी दादी कितना भी अच्छा बनने का दिखावा दुनिया के सामने कर ले, पर इससे उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आकर रहेगा। वामाक्षी के कमरे में उसकी दादी, 2 सेवक और होबा सब साथ में पहुंच गए। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर झूठी सांत्वना देने की कोशिश की। वामाक्षी ने तुरंत उनका हाथ अपने ऊपर से झटक दिया। दुर्गेश्वरी देवी धीमी आवाज में गंभीर होकर बोली, जब तक तू जिंदा रहेगी तेरी उस लड़के के साथ भागने वाली खबरें जिंदा रहेंगी। ये खबर सिर्फ तेरे मरने के बाद ही खत्म होगी। वामाक्षी बहुत गौर से अपनी दादी की बात सुन रही थी। उसने तुरंत सवाल किया, इस पूरे राज्य में किसने देखा मुझे उस लड़के के साथ भागते हुए? उसे बुलाइए और फिर पूछिए। वामाक्षी इस भागने वाली खबर से परेशान हो चुकी थी। इस अफवाह की वजह से ही उसकी दादी उसे जान से मार देना चाहती थी, इसलिए अब वो इस अफवाह का सच जानना चाहती थी। एक सेवक ने तुरंत बताया कि अरकाला की सीमा के पास दुकान लगाने वाले एक आदमी ने उन दोनों को सामान के साथ भागते हुए देखा था। वामाक्षी ने तुरंत पूछा, किसके साथ? सुरक्षा अधिकारी प्रियांक के पोते के साथ, और उसके अलावा आपके शादी के गहने भी घर से गायब थे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वामाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीबोगरीब सी अफवाहें क्यों और कैसे फैली हुई थी। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ था। वामाक्षी ने तुरंत अपनी दादी को ये समझाने की कोशिश की कि उसके पास कोई गहने नहीं थे, पर उसकी दादी मानने को तैयार ही नहीं थी। उधर सीमा पर दुकान लगाने वाला वामाक्षी के घर आ चुका था। उससे तुरंत दादी ने सवाल किया, क्या यही लड़की थी जिसे तुमने भागते हुए देखा था प्रियांक के साथ? दुकान वाला जरा देर ध्यान से वामाक्षी को देखता रहा और फिर उसने जवाब दिया, अम्मा, हमने तो पीछे से उसकी पीठ भर देखी थी। बिल्कुल इनके जैसा ही शरीर था और साथ में एक लड़का सामान का एक बस्ता लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। हो ना हो वामाक्षी जी ही थी। दुकान वाले के इतना कहते ही दुर्गेश्वरी देवी ने सवाल भरी नजरों से वामाक्षी को देखा। अब बताओ, क्या ये झूठ कह रहा है? पर दादी, वो मैं नहीं थी और आप इसकी बातें कैसे मान रही हैं? इन्होंने तो मेरा चेहरा तक नहीं देखा था और मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। एक अनजान लड़के के साथ कोई कैसे भाग सकता है? दुर्गेश्वरी देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, बस वो यही जानना चाहती थी। तभी सेवक ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया तो दुर्गेश्वरी देवी ने कहा, जो बात मेरे कान में कही है वो सबके सामने जोर से कहो। सेवक ने डरते डरते बोला, वामाक्षी जी और छोटी मालकिन की दोनों लड़कियां मेले में प्रियांक और एक और लड़के के साथ घूमने गई थी पिछले दशहरा में। मैंने खुद देखा था। वामाक्षी ने जैसे ही ये सुना, उसको समझ नहीं आया कि लोग कहां कहां से नई नई बातें लेकर आ रहे हैं। वो बेचारी तो पता नहीं कैसे गायब हुई, पर उसे लेकर कैसी कैसी कहानियां जोड़ रहे थे ये लोग। अब उसे सबसे पहले अपनी इस गायब होने वाली अफवाह को खत्म करना था। वो तुरंत बोली, मैं दशहरा मेला में घूमने गई थी रागनी और पूर्वा के साथ, पर मैं उन दोनों के साथ आए किसी लड़के को नहीं जानती थी और प्रियांक से तो मैं आज तक मिली भी नहीं थी। रागनी और पूर्वा वामाक्षी की चाची की लड़कियां थी और दोनों वामाक्षी से छोटी थी, पर दिमाग में बहुत तेज। दोनों लड़के रागनी और पूर्वा के दोस्त थे। वामाक्षी का यह बयान सुनने के बाद रागनी और पूर्वा को तुरंत बुलाया गया, पर उन्होंने वामाक्षी की बात को नकार दिया। हम नहीं जानते किसी प्रियांक नाम के लड़के को, वो तो दीदी हमें दशहरा घुमाने ले गई थी, हम चले गए, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। वामाक्षी ने जैसे ही ये झूठ सुना, उसको बहुत गुस्सा आया, पर वो ऐसे अपनी छोटी बहनों को इस सब में नहीं घसीट सकती थी, तो उसने कुछ नहीं कहा। पूर्वा की बात सुनते ही दुर्गेश्वरी देवी ने वापस कहा, चलो मान लिया कि सब झूठ बोल रहे हैं, पर अब तुम्हारा भी तो सच सुन ले।
अगर तुम नहीं जानती प्रियांक को, तो वो तुम्हें यहाँ वापस लेकर क्यों आया, और तुम गायब कैसे हुई और कहाँ थी 2 दिन से? वामाक्षी जानती थी कि उसकी दादी सफेद बिल्ली वाली कहानी को सच नहीं मानेंगी और हो सकता है कि लोग उसे पागल भी कहने लगे, तो उसने वही कहानी सुनाई जो प्रियांक को उस सुनसान मैदान में सुनाई थी। दादी, मैं जब तैयार होने के लिए अपने गहने लेने जा रही थी तो 2 लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और किसी मैदान में ले जाकर मुझसे गहने और पैसे मांगने लगे, पर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा जिससे मैं बेहोश हो गई और वो मुझे मरा हुआ समझकर उसी मैदान में छोड़ गए। तब इस जंगली बिल्ली ने मुझे बचाया। ये प्रियांक को मेरे पास लेकर आई। प्रियांक तो जानता तक नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। प्रियांक और ये बिल्ली नहीं होते तो शायद मैं उस मैदान में ही मर जाती। वामाक्षी की ये बात सुनकर सबको कहीं ना कहीं सच तो लगा, पर सवाल ये था कि कुछ भी हो, पर घर की एक जवान लड़की 2 दिनों तक घर से गायब थी, तो उसकी पवित्रता जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। सच कुछ भी हो, पर लोगों को बात करने से नहीं रोका जा सकता, और ये बात तभी बंद हो सकती है या तो पवित्रता का पता लगे या वामाक्षी आत्महत्या करके खुद को खत्म कर ले। वामाक्षी ने सोच लिया था अब जो भी हो जाए वो आत्महत्या तो नहीं करेगी। ये सारी बातचीत और बयानबाजी में वामाक्षी की माँ मौजूद नहीं थी। ये देखकर वामाक्षी को बहुत दुख पहुंचा और दादी पर गुस्सा भी आया। दुर्गेश्वरी देवी ने वामाक्षी की सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहा, जो भी बात हो, पर इस घर की लड़की घर से 2 दिन गायब थी, तो उन दिनों में उसके साथ क्या हुआ हम में से कोई कुछ नहीं जानता। कैसे इस समस्या का हल निकलेगा? दुर्गेश्वरी देवी का असली और भयानक चेहरा पूरा अरकाला नहीं जानता था। अरकाला के लोग बस ये जानते थे कि वो एक बहुत सख्त औरत थी, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो अपनी ही पोती को 2 दिनों में कई बार मारने की कोशिश कर चुकी थी। सारे अरकाला के लोगों को यही लग रहा था कि वामाक्षी कितनी बेगैरत लड़की है, जो अपने परिवार की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोच रही थी। अगर वो अपने परिवार के बारे में सोचती तो अब तक आत्महत्या कर चुकी होती। पर कितना अजीब लगता है कि एक लड़की जो अगवा करने वालों के हाथ से जिंदा बच गई थी, पर अपने घर में बुजदिली से आत्महत्या कर लेती। दुर्गेश्वरी देवी अब जान चुकी थी कि वामाक्षी आत्महत्या तो किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, तो उन्होंने हुबा देवी पर किए गए वार के बारे में वामाक्षी से पूछताछ की। तुमने हुबा देवी पर इतना खतरनाक वार क्यों किया? इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। जैसे ही हुबा देवी की बात शुरू हुई, वैसे ही हुबा देवी बेवजह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। हाँ ठकुराइन, देखिए ना कितना ज्यादा खून बह रहा है मेरे हाथों से। इस जंगली बिल्ली ने नोचा है मुझे। सबसे पहले इसे बाहर फेंकवा दो। इस जंगली बिल्ली को इस घर से बाहर फेंक दो। मुझे फिर से ये यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही उस बिल्ली का जिक्र हुआ तो बिल्ली तुरंत वामाक्षी की गोद में जाकर बैठ गई। पूरे अरकाला में अब किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस बिल्ली को कोई उठा सके। दुर्गेश्वरी देवी का आदेश मिलते ही लोग बिल्ली को उठाने के लिए आगे आने लगे, पर कोई उसे उठा नहीं पाया। वामाक्षी और बिल्ली बिना किसी भी तरह की हरकत किए चुपचाप बैठे रहे। ये सब देख दुर्गेश्वरी देवी बौखला गई। तुम इस बिल्ली को अपने साथ नहीं रख सकती। इस घर के कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें हम सबको मानना ही पड़ेगा, और वो नियम सिर्फ यही है ना कि इस घर में सिर्फ अपने बच्चे और गोद लिए बच्चे रह सकते हैं। दुर्गेश्वरी देवी ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर आज इसी वक्त मैं इस बिल्ली जूनम को गोद लेती हूँ। अब ठीक है दादी? दुर्गेश्वरी देवी की जुबान से ना हाँ निकला और ना ही ना, पर इस वक्त उन्हें अपनी विश्वास पात्र हुबा देवी के लिए न्याय करना था। सो उन्होंने वहाँ कानून मंत्रियों को बुलावा भेजा और वामाक्षी का कमरा अब एक अदालत का रूप ले चुका था और वामाक्षी दोषी के रूप में उस बिल्ली के साथ खड़ी थी। इतने लोगों को एक साथ अपने कमरे में देखकर वामाक्षी थोड़ा डर सी गई। उधर कानून मंत्रियों ने सवाल करना शुरू कर दिया। वामाक्षी, तुमने इस राज्य की एक पुरानी सेविका पर इस तरह का गंभीर वार क्यों किया? क्या आप अपना अपराध स्वीकार करती हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैंने उसके साथ वही किया जो कोई भी लड़की करती अगर उसके साथ जबरदस्ती होती। कानून मंत्री सख्ते में आ गए।
कि एक औरत, वो भी बूढ़ी, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है। ये खबर वहां पर मौजूद हर इंसान के लिए अजीब थी, क्योंकि कुछ देर पहले वामाक्षी जिस तरह चिल्ला रही थी वो सिर्फ लोगों को उसका पागलपन लग रहा था, पर इस तरह कानून मंत्रियों के सामने ऐसे बयान ने पूरी सभा में हलचल पैदा कर दी थी। कानून मंत्री वामाक्षी की बात को समझना चाहते थे कि आखिर कैसे। क्या तुम अपनी बात को हम सबको अच्छे से समझा सकती हो, क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के तो तुम खुद एक गुनहगार हो जाओगी। वामाक्षी ने गहरी सांस लेकर पहले दादी की तरफ देखा और फिर हुबा देवी की तरफ और फिर मंत्रियों की ओर और कहा, हुबा काकी ने मेरी गुप्त अंग पर हाथ लगाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूरी सभा में शोर मच गया। जितनी ज्यादा ताज्जुब में हुबा देवी थी, उतना ही ताज्जुब दुर्गेश्वरी देवी थी। सब इस सोच में पड़ गए कि आखिर इस घर में चल क्या रहा था। सब आपस में कानाफूसी करने लगे कि हुबा देवी जैसी बुढ़िया कैसी हरकतें कर रही है बुढ़ापे में। दुर्गेश्वरी देवी को लगा कि उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। कहाँ वो इस घर की इज्जत बचा रही थी और कहाँ एक और लांछन लग गया। अब किसी भी तरह वो इस सभा को बंद करना चाहती थी, पर अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। इधर वामाक्षी जोर जोर से अपने लिए न्याय मांगने लगी। अगर इन्हें मेरे साथ की गई जबरदस्ती का दंड नहीं मिला तो इससे बेहतर यही है कि मैं खुद आत्महत्या करके मर जाऊं। क्या यही है अरकाला की न्याय व्यवस्था कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ न्याय भी ना कर सके? इतनी ही ताकत है क्या यहाँ की न्याय व्यवस्था में? ये कहते कहते वामाक्षी रोने का नाटक करने लगी। इधर कानून मंत्रियों को ये लग रहा था कि उनके राज्य की न्याय व्यवस्था पर कोई सवाल उठाए, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कुछ कहते उससे पहले ही दुर्गेश्वरी देवी बोल पड़ी। हुबा इस परिवार की सबसे पुरानी और वफादार सेविका है। जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई होगी वामाक्षी को। मैं वामाक्षी को समझाती हूँ, उसके बाद आप फैसला सुनाएं। इतना कहकर वो वामाक्षी को हुबा देवी के पास वाले कोने में लेकर गई और बहुत ही धीमी आवाज में कहने लगी, वामाक्षी, जो भी हुआ वो गलत हुआ होगा, पर इस तरह सबके सामने इज्जत का तमाशा मत बनाओ। इज्जत का खेल तो आपने शुरू किया था ना दादी। हालांकि अगर हुबा काकी ने सबके सामने मुझसे माफी मांग ली तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। ये कहकर वामाक्षी ने मंत्रियों के सामने कहा, हुबा काकी गुनहगार हैं, उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वामाक्षी के ये कहते ही दुर्गेश्वरी देवी ने हुबा देवी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हुबा देवी के साथ पूरी सभा देखती रह गई और बहुत ही निराश शब्दों में कहा, ये बच्ची और हुबा दोनों ही बदतमीज हो चुके हैं। ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। दुर्गेश्वरी देवी के कहते ही हुबा देवी अपने घुटनों पर आ गई और हाथ जोड़ लिया। वामाक्षी, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वामाक्षी के चेहरे पर जीत की लहर दौड़ गई। हालांकि इस लड़ाई में वो जीतेगी ये वो पहले से ही जानती थी। तुरंत ही वामाक्षी ने कानून मंत्रियों के सामने कह दिया, दादी ने अभी जो कहा है वही होगा। हम अपने घर का मामला खुद देख लेंगे। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी। वामाक्षी और दादी और वहां मौजूद सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कानून मंत्रियों का अभिवादन करके वहां से वापस भेज दिया। दुर्गेश्वरी देवी ने हुबा देवी को सबसे पहले इलाज के लिए भेजा। जंगली बिल्ली के पंजों का जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। तभी वामाक्षी ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी और हुबा काकी से कह दिया, इस बार बच गई है, अगली बार माफी से भी नहीं बचेगी, ध्यान रखना। ये सुनकर वामाक्षी की दादी और हुबा दोनों दांत पीसकर रह गए, क्योंकि ये उन दोनों की एक बड़ी हार थी। इधर वामाक्षी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, क्योंकि आज सुबह से ही उसकी माँ उसके पास नहीं आई थी। तभी अचानक उसने देखा कि पूर्वा उससे मिलने आई थी। पूर्वा को देखकर वामाक्षी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप खड़ी रही और उसने ना चाहते हुए भी उसे गले से लगाया। जैसे ही वो वामाक्षी के गले लगी, बिल्ली ने उसके मुंह पर जोरदार पंजा मारा। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। बिल्ली उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसने पूर्वा से किसी तरह का बदला लिया था। कुत्ते को वफादार होते सबने देखा और सुना था, पर एक जंगली बिल्ली की वफादारी देखकर सब हैरान थे। पर कोई भी ये नहीं जानता था कि वो बिल्ली और कोई नहीं, खुद वामाक्षी की परछाई थी। और भी कई रहस्य थे इन बिल्लियों के,
जो सिर्फ वामाक्षी जानती थी, और वो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रही थी। आखिर क्या सच था जो पूरे अर्काला को नहीं मालूम था, और क्या था जो वामाक्षी सबसे छुपा रही थी? क्यों नहीं मारा वामाक्षी ने हुबा देवी को? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट FM।